गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे 18वीं सदी के मध्य जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड राजशाहियों, डचों और कैंटनों में बटे हुए थे। उस जो 18वीं सदी में जर्मनी है, इटली है और स्विट्ज़रलैंड राजशाहियों, डचों और कैंटनों भागों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। उनके क्षेत्र स्वतंत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। उसमें जो इंग्लैंड में था पूर्वी और मध्य था, जो निरंकुश शासकों के राजतंत्रों के अधीन थे। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। उस क्षेत्र में तरह तरह अनेक प्रकार के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। जो वहाँ के लोग थे, वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान में एक झुंड या एक समूह के रूप में किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अपने आप को किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अक्सर वहाँ के लोग जो रहते थे अलग अलग विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। ऐसी स्थिति राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। जो वहाँ के जो लोग थे, जाति समूहों के सदस्य थे भिन्न, ऐसी जो स्थिति वहाँ पे थी, राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा नहीं देने वाला नहीं था। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। जो इस तरह के समूह थे, वे सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में नेपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देखो। जब नेपोलियन फ्रांस गए तो 1840 में बैठता है और 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके जो आक्रमण ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार को योगदान दिया। कुलीन वर्ग और मध्य नया वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग में सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। जो इस वर्ग के सदस्य थे, एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। जो वहाँ के लोग क्षेत्रीय थे, उनके विभाजनों को आर पार व्याप्त थी। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे।
देखिए वहाँ पर जो राजनीतिक कार्य होता था और वहाँ के उच्च वर्गों के लिए जो काम किया जाता था उसमें फ्रेंच भाषा का प्रयोग लोग करते थे। वहाँ के लोग, उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े हुए थे। जो उनके परिवार से सदस्यों के जो परिवार थे वहाँ अक्सर वे लोग आपस में वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए होते थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। जो वहाँ यूरोप में वहाँ जनसंख्या अधिक लोग क्या थे, कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। पश्चिम में जो ज़मीन पर किराएदार जो वहाँ के लोग बसे हुए थे वे लोग या खेती करते थे और काश्तकार खेती करते थे, जो किसान होते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरदारों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। वहाँ भूदास मतलब बड़े बड़े जो किसान होते थे उस पर खेती करते थे, बड़े बड़े जागीरदार होते थे और वह अपना खेती किसानों से करवाते थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा या कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यवर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। उनके बीच जो था उसमें जो शिक्षित थे और उदारवादी थे उन लोगों के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार क्या लोकप्रिय हुआ।